हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये दोनों भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिन कंपाउंड्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसका नाम ही होता है, इस CO ग्रुप का नाम ही होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल एक ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। यहाँ पे हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को देख रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन्स है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें क्या होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो 2 वैलेंसी तो इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने में यूज हो गई, एक ये वैलेंसी फ्री होती है कार्बोनाइल ग्रुप में, एक ये वैलेंसी फ्री होती है। तो टोटल 2 वैलेंसी कार्बोनाइल ग्रुप में फ्री रहती है। तो अब इधर भी कोई ग्रुप लग सकता है, इधर भी कोई ग्रुप लग सकता है। तो इस वैलेंसी पे क्या ग्रुप लगा हुआ है और इस वैलेंसी फ्री वैलेंसी पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, तो उन ग्रुप के बेसिस पे ही एल्डिहाइड और कीटोन 2 कंपाउंड बनते हैं। तो एल्डिहाइड कंपाउंड में क्या होता है, एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है, इसके एक तरफ तो ये R होता है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप की सेकेंड वैलेंसी पे ये हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जब किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप में एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे एल्डिहाइड। जब कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर इस वैलेंसी पे भी कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और दूसरी वैलेंसी पे भी कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कीटोन्स। तो ये कीटोन क्या होता है, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बोनाइल ग्रुप के, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कीटोन्स। तो एग्जाम्पल दे, अब कीटोन्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक तो सिंपल कीटोन्स होते हैं और एक मिक्स्ड कीटोन्स। और सिंपल कीटोन्स कब बोला जाता है, कीटोन्स को सिंपल कीटोन्स कब बोला जाता है कि जब ये वाला R ग्रुप और ये वाला R ग्रुप जब दोनों सेम हो, कि ये जो R' और ये R जब ये सेम है, तो उस टाइम पे जो कीटोन होगा उसको सिंपल कीटोन बोलते हैं। जैसे ये कीटोन है, इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये सिंपल कीटोन का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे ये जो कीटोन है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर भी ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ ये सेम है, तो ये वाला कीटोन भी कैसा कीटोन होगा, सिंपल कीटोन। अब मिक्स कीटोन की बात करें तो ये R' और ये R जब दोनों ग्रुप ये डिफरेंट होंगे, तो उस केस में ये वाला जो कंपाउंड होगा ये मिक्स कीटोन होगा, क्योंकि इधर इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिक्स कीटोन है। इस वाले एग्जाम्पल की हम बात करें तो इधर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी डिफरेंट है, तो इसलिए ये वाला जो कीटोन है इसको भी क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कीटोन। अब एल्डिहाइड के एग्जाम्पल देखते हैं तो सॉरी, ये CH3CHO है, ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ये इधर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी एल्डिहाइड है। इधर अब इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने में अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ऐसे होता है कि इधर ये हाइड्रोजन है, इधर फिनाइल ग्रुप है। अब CH3CHO को देखें तो ये इस कार्बोनाइल ग्रुप के इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है। तो जब भी CHO ऐसे लिखा रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इधर ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, या फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, तो ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है। इधर ये पूरा सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप है, ये
कि ये जो फिनाइल रिंग जो है उस पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसी फिनाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इधर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो ये सभी एल्डिहाइड्स के एग्जाम्पल देख लिए हमने, कीटोन्स के एग्जाम्पल देख लिए हैं। सिंपल कीटोन, मिक्स कीटोन, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, जिस कार्बोनाइल ग्रुप से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होती है। जो कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर होगी वही एल्डिहाइड और कीटोन की भी स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर देखते हैं अभी कार्बोनाइल ग्रुप की। तो कार्बोनाइल ग्रुप की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ऐसा कभी कार्बोनाइल ग्रुप अपने आप में तो ऐसे रहता नहीं है, इधर कोई ना कोई ग्रुप इसके जुड़े हुए रहेंगे। अगर ये दोनों तरफ R जुड़ा हुआ है, R और R डैश, तो ये कीटोन है। एक तरफ R और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये एल्डिहाइड है। तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके अंदर ये जो एंगल होते हैं, ये वाले जो एंगल है, ये बॉन्ड एंगल जो है ऑक्सीजन और ये इस एल्काइल ग्रुप के बीच में, इन दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में, इस वाले एल्काइल ग्रुप और इस वाले ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये जो एंगल है, कार्बन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है और ये एल्काइल ग्रुप है, इनके बीच का ये जो एंगल है, ये सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। और कितना होता है इसका वैल्यू 120 डिग्री। तो अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर हम देखना स्टार्ट करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की। तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो किस किस से मिलके बना होता है। कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसमें एक बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड है। और कार्बोनाइल कार्बन इज ज्वाइंड बाय 2 अदर सिग्मा बॉन्ड। और क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड और है, 2 सिग्मा बॉन्ड और जुड़े हुए हैं, तभी तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। 2 इधर, 3 और ये 4। तो एक इधर सिग्मा, एक इधर पाई, और इस एल्काइल और कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड, इधर ये कार्बन और इस एल्काइल ग्रुप के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड। तो कहने का मतलब कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बन एक ये सिग्मा बॉन्ड और 2 ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है। ये 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा और एक ये पाई बॉन्ड बनाता है। अब कार्बोनाइल जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कि अब कार्बोनाइल कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे तो ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और हमें पता होता है कि जब पता है, ये लोअर क्लासेज में हमने पढ़ा है कि जब भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो जितने भी बॉन्ड एंगल वहाँ पे होते हैं वो कितने होते हैं, 120 डिग्री के। अब कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया है और ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड। कि अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो कार्बन के पास कितने sp2 ऑर्बिटल होंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 कैसे बनता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से 3 sp2p हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दूसरे वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने कार्बन के ने ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ये 3। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड्स लाई इन द सेम प्लेन। कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये और एक ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अब एक प्लेन में लाई करते हैं तो इसका मतलब ये जो कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, वो कैसे होते हैं, प्लेनर। उनकी शेप ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जितने भी हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं।
और एंगल बिटवीन दिस 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर 120 डिग्री, कि जितने भी ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर formed by the sideways overlap of remaining half filled p orbital of carbon with similar p orbital of oxygen। अब क्या मतलब है इस पॉइंट का कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन के यहाँ पे फिर बन गए हैं, ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे बन चुके हैं। अब क्या होगा कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे sp2, और sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की तो कार्बन के 2 p ऑर्बिटल तो इसमें यूज हो गए, लेकिन एक p ऑर्बिटल कार्बन का बच गया, क्योंकि कार्बन के अंदर क्या होता है, एक 2s होता है और 3 2p होते हैं। तो एक 2s ने और 2 2p ने मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर ली, तीसरे वाला 2p ऑर्बिटल क्या हो गया, फ्री बच गया, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो कार्बन है इसके पास एक 2p ऑर्बिटल फ्री है। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के पास भी एक 2p ऑर्बिटल फ्री होता है, और इस कार्बन के 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैप होने की वजह से ये पाई बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो जो सेकंड मतलब जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करते हैं साइड वाइज। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इनकी इधर से, और इस ओवरलैपिंग की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कि जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उसकी स्ट्रक्चर देखने के बाद अब हम क्या देखते हैं, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर एक कार्बन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। हमें ये पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इसकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इनके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा अमाउंट में आ गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, इसीलिए कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से अब ये यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गई है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज सेपरेशन की वजह से इसमें पोलर नेचर क्रिएट हो जाता है। और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये रीजन है कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी का। इसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप को और इथाइलिनिक डबल बॉन्ड को, इथाइलिनिक डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इनको हमें कंपेयर करना है। तो ये देखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड होता है, और इथाइलिनिक डबल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये वाले डबल बॉन्ड में और ये वाले डबल बॉन्ड में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो अगर हम इन दोनों डबल बॉन्ड को स्टडी करते हैं तो क्या सिमिलैरिटीज हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, कि ये जो दोनों के अंदर जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, कि ये जो डबल बॉन्ड है दोनों केस के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड से मिलके बनता है, एक पाई बॉन्ड से। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई एक। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे भी ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये प्लेनर, ये कंपाउंड, ये जो बॉन्ड होता है ये प्लेनर होता है, और यहाँ पे ये कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये वाले भी जो कंपाउंड होते हैं वो भी प्लेनर होते हैं। इसके बाद
ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसी तरह से जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये भी एडिशन रिएक्शंस शो करता है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे सिमिलैरिटीज देख ली। अब हम डिफरेंसेस की बात करें कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, तो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ देखने से पता चल रहा होगा कि इथाइलिनिक डबल बॉन्ड में तो जिन दो एटम के बीच में ये डबल बॉन्ड है दोनों एटम ही सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप में एक तरफ कार्बन है एक तरफ ऑक्सीजन है। तो जब दोनों तरफ एटम सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा, इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसा कि यहाँ पे देखा था। तो कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा वो कैसा हो जाएगा, पोलर। और ये जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये कैसा होगा, नॉन पोलर। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो भी कार्बोनाइल ग्रुप की एडिशन रिएक्शंस हैं उन एडिशन रिएक्शंस के अंदर जब वो रिएक्शन स्टार्ट होती है तो पहले मतलब मोस्ट ऑफ रिएक्शन में ही पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। कि जब कार्बोनाइल ग्रुप की एडिशन रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन जो इथाइलिनिक डबल बॉन्ड होता है उनकी रिएक्शंस के अंदर, उनकी एडिशन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। और मतलब ये जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एडिशन रिएक्शंस में, और जो इथाइलिनिक डबल बॉन्ड की जो एडिशन रिएक्शंस हैं इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं कार्बोनाइल ग्रुप में और इथाइलिनिक डबल बॉन्ड में। इसके बाद अभी हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे बताते हैं। तो हमें पता है कि नोमेनक्लेचर जब भी हम किसी भी कंपाउंड का बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो दो टाइप के हम सिस्टम यूज करते हैं। एक तो कॉमन सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर बताने के लिए, एक IUPAC सिस्टम होता है। तो कॉमन सिस्टम की जब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर हम देख रहे हैं। तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे बताते हैं कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से ही एल्डिहाइड का नेम ड्राइव होता है कि जिस भी एल्डिहाइड का हमें कॉमन नेम बताना है तो वो कॉमन नेम कैसे हम बताते हैं कि उस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेम होता है उसी के नेम से ड्राइव होता है एल्डिहाइड का नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, हमें अभी इसका नाम नहीं बता रहे हैं, ये कोई एल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन से यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या बनता है, एसिटिक एसिड। इस वाले एसिड का क्या नाम होता है, एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिड बना है इसी के नेम से इस एल्डिहाइड का नेम ड्राइव होगा कि ये जो एसिटिक एसिड है तो इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। और ये जो एल्डिहाइड है इसकी ऑक्सीडेशन से यहाँ पे एसिड बनता है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से अब इस एसिड से इस एल्डिहाइड का नेम ड्राइव होगा कि ये बेंजोइक एसिड है तो ये एल्डिहाइड क्या होगा, इसको बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो मतलब जब भी हमें एल्डिहाइड का कॉमन नेम बताना होता है तो एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो किससे ड्राइव होता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड का नेम ड्राइव होगा। जैसे इस केस में एल्डिहाइड इसी की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इस एसिटिक एसिड से इसका नाम रख दिया गया एसिटैल्डिहाइड। यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड बनता है तो इसीलिए इस एल्डिहाइड का नाम हो गया बेंजेल्डिहाइड। इसके बाद अभी हम देखते हैं IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। जैसे कॉमन नेम हमने अभी यहाँ पे देख लिया है, इसके बाद अभी हम देखते हैं IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, तो ये हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। 3 रूल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग CHO ग्रुप इज सेलेक्टेड।
कि जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका हमें IUPAC नेम बताना है जिस भी एल्डिहाइड का, तो उसमें हम सबसे लंबी कार्बन वाली जो चेन होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट कोरस्पॉन्डिंग वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको काउंट कर लो। जैसे 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट। इस टाइप से जो हमने पहले पढ़ा है लोअर क्लासेज में। तो कार्बन काउंट करने के बाद उसका वर्ड रूट हमें पता चल जाएगा। एंड प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होती है कि जैसे उसके अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड है तो इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल में तो आइन का यूज करते हैं, और कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारी सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करते हैं। जैसे एल्केन, ईथेन, ईथीन डबल बॉन्ड है तो इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट लिखने के बाद अगर उसके अंदर कोई सफिक्स है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सारे सिंगल बॉन्ड है, इनमें से कोई तो एक होगा ही, तो ये लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, दिस इज फॉलोड बाय अटैचिंग द सफिक्स एल। तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद हम सबसे एंड में एल लिख देंगे, उसके नेम में क्या लिख देंगे, एल। और जब हम एल लिखेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो ई होगा उसको हटा देंगे कि एन में भी ई आ रहा है, इन में भी ई आ रहा है, आइन में भी ई आ रहा है, तो इस लास्ट वाले ई को हटा के क्या लिख देंगे, एल। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक ये और बच गया है, थर्ड रूल, ये कहता है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न बाय सूटेबल नंबर। अगर उस कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की है, अगर उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताने के लिए हम नंबर्स का यूज करेंगे। तो अभी एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रखा है, एल्डिहाइड है, इसका IUPAC नेम हमें बताना है। तो अब सबसे पहला काम क्या है, हमारी सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन चेन की स्टार्टिंग हमें जिस तरफ CHO ग्रुप है उस साइड से करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे CHO ग्रुप इस साइड में है सबसे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस कार्बन को ये 1 दे दिया, 2, 3, 4, तो ये सबसे लंबी कार्बन की कितने, एक चेन में सबसे ज़्यादा कितने कार्बन आ सकते हैं, 4 ही आ सकते हैं इधर इस मॉलिक्यूल में। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इधर भी क्या आएगा, 4 आएगा, 3 पे ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ऐसे लिखा है तो ये 3 पे मिथाइल ग्रुप ये है। तो हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर मैक्सिमम कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट। 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। जैसे 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है। तो 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया हमारा ब्यूट। इसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे, तो एन यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, एन। तो ब्यूट के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। अब हमें ब्यूटेन, ये क्या आ गया है, ये 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज कर लिया, सारे सिंगल बॉन्ड है वहाँ एन यूज कर लिया। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो हमें सबसे लास्ट में ई को हटा के क्या करना होगा, एल्डिहाइड में एल लिखना होगा। तो ये ब्यूटेनल बन गया। अब पोजीशन देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की है, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमारा जवाब है हाँ। तीसरे कार्बन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं। तो 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। 3 पोजीशन पे मिथाइल फिर ब्यूटेनल। इसके बाद नेक्स्ट वाला ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन यही हो सकती है जो हमें साफ दिखाई दे रही है। इधर 6 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे करेंगे तो इधर कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। तो सबसे लंबी जो कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ सकते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको नंबरिंग दे देंगे
नंबरिंग हमें उसी साइड से देनी है जिधर CHO को सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ गया हमारा हेक्स। वर्ड रूट के बाद क्या करेंगे हम, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज होता है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, इन। अब हम देखेंगे ये डबल बॉन्ड भी कौन से कार्बन पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेक्स 3 इन। ये क्या बनेगा, हेक्स 3 इन। और जब हम इसको ये एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे तो लास्ट वाले ई को हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, एल। तो हेक्स 3 इन अल, हेक्स 3 इन एल, ये बन गया। अब फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मिथाइल। ये सबसे इधर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 4 मिथाइल हेक्स 3 इनल, ठीक है। तो इस टाइप से हम एल्डिहाइड्स के IUPAC नेम्स लिख सकते हैं। तो ये 3 रूल आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो, सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, 4 पे मिथाइल है तो 4 पे मिथाइल, फिर वर्ड रूट हमारा हेक्स 3 इन अल, ठीक है। ये देख लेंगे इन, इन आइन कब यूज होता है, इन जब सारे सिंगल बॉन्ड हो, इन जब एक डबल बॉन्ड हो, आइन जब ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके बाद अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जैसे हमारे पास 4-मेल्डिहाइड है, इधर हमने लिखा है कॉमन नेम, ये हमारे कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। तो ये हमारा HCHO है, HCHO है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, 4-मेल्डिहाइड, क्योंकि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन से बनता है फॉर्मिक एसिड, इसकी ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनता है, उसी से ये नेम इसका ड्राइव हुआ है। ये HCHO से का जो कॉमन नेम होगा वो 4-मेल्डिहाइड होगा। IUPAC नेम की बात करें तो इसमें एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ, ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मिथ से ये हमारी सफिक्स आ जाएगी एन, मीथेन। फिर जब इसका नाम लिखेंगे तो लास्ट के ई को हटा के एल लगा देंगे, तो मीथेन अल, मीथेनल नाम बन जाएगा इसका। ये 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। IUPAC नेम, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, इथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, फिर इथेन का ई का लास्ट का हटा के एल लगा देंगे तो इथेनल बन जाएगा। इसी टाइप से आप इस तरह इन सभी के कॉमन नेम और IUPAC नेम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ये कॉमन नेम आपको याद रखना है कि इस कंपाउंड को, जिसमें इस टाइप से एल्डिहाइड के बाद में ये 1 2 3 4 एल्डिहाइड के बाद में सेकंड और थर्ड के बीच कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और इधर मिथाइल ग्रुप हो, तो इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। ये कुछ कंपाउंड है जिनके स्पेसिफिक नेम हमें याद ही रखने होते हैं, तो इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नेम की बात करें तो 4 कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज करते हैं हम सारे, मतलब सॉरी ब्यूट वर्ड रूट यूज करते हैं। तो ब्यूट 2 पोजीशन पे इन है, तो ब्यूट 2 इन और लास्ट में एल, तो ब्यूट 2 इन अल, तो इसका ये नाम हो जाएगा IUPAC नेम। इसके बाद अभी हम कीटोन देखते हैं। तो कीटोन के कॉमन नेम्स कैसे बताते हैं हम, कि कीटोन का कॉमन नेम कैसे बताते हैं। कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वर्ड कीटोन टू द नेम ऑफ एल्काइल और अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि जो भी हमारे पास कीटोन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस कीटोन के मॉलिक्यूल में जो भी हमारे एल्काइल ग्रुप या जो भी अराइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उनके बाद में हम कीटोन वर्ड ऐड कर देंगे, कि जो भी हमारे गिवन मॉलिक्यूल में एल्काइल या अराइल ग्रुप है उसके साथ में हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, कीटोन, तो वो उसका कॉमन नेम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास है, ये कोई मॉलिक्यूल है CH3CO CH2 CH3, तो इसका कॉमन नेम बताना है। अब कॉमन नेम इधर मिथाइल है, इधर क्या है इथाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, मिथाइल इथाइल, फिर साथ में क्या वर्ड यूज कर देंगे, कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन। अब ये दूसरे वाले का नाम बताने हमें, इधर मिथाइल,
तो कितने मिथाइल, दोनों तरफ सेम हो गए, सिंपल कीटोन है, दोनों तरफ ये सेम है तो डाई मिथाइल क्या वर्ड यूज कर देंगे, कीटोन। इधर CH3, इधर CH2 CH2 CH3, तो इधर मिथाइल, इधर 3 कार्बन है, प्रोपाइल, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये इसका नाम हो जाएगा। कीटोन वर्ड ऐड करना है एल्काइल ग्रुप्स के बाद में। अब ये जैसे मैंने बताया था, कुछ हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके कॉमन नेम IUPAC नेम से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं बुक्स में, जिनका कॉमन नेम से हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्रोटोन एल्डिहाइड देखा था, इसका कॉमन नेम ही बुक्स में मिलेगा, IUPAC नेम इसका कम यूज किया जाता है। इसी टाइप से यहाँ पे 2 कंपाउंड है, 2 ये कीटोन है जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनके कॉमन नेम का ही यूज होता है ज़्यादा, IUPAC नेम इतना यूज नहीं होता है। तो क्या है ये कि ये बेंजीन रिंग है, इधर फिनाइल रिंग, इधर CH3, तो इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। इसका क्या नाम होगा, एसीटोफिनोन, की कार्बोनाइल ग्रुप पे एक इधर फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, एक CH3, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन, कि इतने वाला ये जो है ये एसीटो और ये फिनाइल रिंग से बना है फिनोन। अब इधर अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो जाए, जैसे कि ये है यहाँ पे, इधर भी बेंजीन रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग, तो ये दोनों तरफ अगर बेंजीन रिंग है, इधर भी, तो अब इसका एसीटो की जगह, ये जो एसीटो था इसकी जगह अब क्या आ जाएगा, ये बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो एसीटोफिनोन क्या होता है, जब एक तरफ बेंजीन रिंग एक तरफ मिथाइल रिंग, मिथाइल ग्रुप, तो एसीटोफिनोन होता है। जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो तो वो हो जाता है बेंजोफिनोन। तो ये हमने कॉमन नेम देख लिया कीटोन्स का। इसके बाद IUPAC नेम देखते हैं, कीटोन्स के IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उस चेन को कहते हैं जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हों। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम द नेम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, कि जो भी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से हमारा वर्ड रूट तैयार हो जाएगा। 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो वर्ड रूट तैयार हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट का ई हटा के हम क्या लगा देंगे, 1 ONE, ठीक है, ONE लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब हम यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका हमें IUPAC नेम बताना है, इस कीटोन का IUPAC नेम बताना है। पहले सेकंड वाले का देख लेते हैं, ये सिंपल है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये तो एक सिंगल चेन ही है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। अब इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का अब यहाँ पे 2 तरीके दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब ये 2 तरीके हैं, एक तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5। जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, अगर इस साइड से करेंगे तो इसको 4 नंबर मिलेगा कार्बोनाइल कार्बन को, इस साइड से करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा। तो हमें नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से इस कार्बोनाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे अब इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर 2 नंबर मिल रहा है, लो नंबर मिल रहा है, तो इस साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो अब क्या होगा, नंबरिंग कर दी। इसके बाद हमने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे देखे, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन के लिए यूज होता है हमारा पेंट। सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमें देखनी है। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ही, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट के बाद AN, और 2 पोजीशन पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 के बाद क्या आ जाएगा 1, पेंटेन 2 1, तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। इसी टाइप से इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है,
तो यहाँ पे 4 मिथाइल, ये 4 मिथाइल कितने कार्बन है यहाँ पेरेंट चेन में? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए फिर नीचे वाला नेम, सॉरी ये इधर लिखा हुआ है ना, 4 मिथाइल 5 कार्बन है यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में, तो पेंटेन, और 2 पोजीशन पे ये कीटोन है। तो इस कीटोन का आईयूपीएसी नेम जब हम बताते हैं तो जिस पोजीशन पे ये कीटोन ग्रुप होता है उसके आगे 1 लिख देते हैं। तो 4 पोजीशन पे मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 2 पोजीशन पे ये कीटोन ग्रुप है तो 1, पेंटेन 2,1। तो जब भी ये नंबर लिखते हैं तो इसके आगे ये डैश लगाना है। इधर भी नंबर लिखा है तो इसके इधर भी डैश, इधर भी नंबर के बाद डैश जरूर लगाना है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे अब एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो सीख लिया है।